स्वागत है सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं, इसलिए आज मज़ा लेंगे, पढ़ेंगे भी और हम अपनी प्रोग्रेस का इस चैनल की जो 1000 का माइलस्टोन जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, इसका श्रेय आप सभी को है, आप सभी के स्नेह को है, आप सभी के समर्थन को है। तो सबसे पहले सभी को इसके लिए कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आपके लिए आता हूं कि हम साइकोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजिकल स्कूल्स या मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो चलिए, पिछली क्लासों में हमने आपको 2 संप्रदाय पढ़ाए थे। पहला था संरचनावाद, दूसरा था प्रकारवाद। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो संप्रदाय होगा, जो हमारा संप्रदाय है, जो हमारा स्कूल्स है, वो है व्यवहारवाद। इसका नाम क्या है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की कैसे नींव पड़ी, कहाँ पड़ी, इसको जानते हैं। देखिए, जब शुरुआत में था क्या, जब पहले संरचनावाद आया, फिर प्रकारवाद आया। कैसे आया? क्योंकि संरचनावाद के जो प्रवर्तक थे, जो उसके प्रणेता थे, वह थे विलियम वुंट। और विलियम वुंट के साथी या शिष्य कहो जो थे विलियम जेम्स। मतलब जर्मनी के थे विलियम वुंट और जेम्स थे अमेरिका के। तो विलियम जेम्स ने काफ़ी हद तक विलियम वुंट को फॉलो किया, लेकिन कुछ मामले में उन लोगों के मतभेद थे, जो पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। आप चाहें, अगर कोई समस्या है या कोई व्यवधान है तो उस वीडियो को पुनः देख लें। अगर फिर भी समस्या है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछें इस बारे में। तो विलियम जेम्स थे, उनके कुछ मतभेद थे। वो थे चेतना के स्वरूप को मानने को लेकर। चूंकि विलियम वुंट ने चेतना को जो अपनी संवेदना के रूप में स्वीकार कर लिया था, जबकि विलियम जेम्स और उसके टीम ने क्या किया था कि चेतना को संवेदना के कार्यों के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उनका प्रकारवाद कहलाया। लेकिन यह द्वंद्व यही नहीं थमा, क्योंकि उस दौरान थॉर्नडाइक जैसे लोग भी थे। ये लोग प्रकृतिवादी थे, तो ये लोग कुछ तो उस मामले को स्वीकार करते थे और कहीं कहीं इनके अपने स्वयं के थोड़े थोड़े से अपने अलग अलग विचार भी होते थे। तो यह जब द्वंद्व बड़े चरम पर चल रहा था, सन 1912 और 1914 के बीच में, ये 20वीं शताब्दी कहलाती है। कहा जाता है कि मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा उदय, सबसे ज़्यादा प्रगति जो हुई है वो 20वीं शताब्दी में हुई है। तो इस 20वीं शताब्दी के दौर में, जब 1912 और 14 के बीच में, जब प्रकारवाद और संरचनावाद के बीच में घोर द्वंद्व चल रहा था, द्वंद्व मतलब अंदर अंदर एक रस्साकसी चल रही थी, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। कहीं कोई बात हावी हो जाती थी, कहीं दूसरे मत को कोई स्वीकार करने लगता था। तो इस द्वंद्व के बीच जे.बी. वाटसन नाम के मनोवैज्ञानिक आए, जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में, उस समय कोलंबिया विश्वविद्यालय के बहुत महान विश्वविद्यालय के नाम से फेमस था, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, एक फेमस विश्वविद्यालय था। वहाँ जो प्रोफेसर थे जे.बी. वाटसन, उन्होंने सन 1913 में व्यवहारवाद की नींव रखी। उन्होंने अपना एक नया व्यू रखा और चेतनावाद का घोर विरोध किया। ये किया था जे.बी. वाटसन महोदय ने। तो मैंने देखो इसमें लिख भी रखा है, प्रकारवाद के मध्य, संरचनावाद एवं प्रकारवाद के मध्य होने वाले द्वंद्व से व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। और प्रणेता कौन थे? जे.बी. वाटसन। ये प्रश्न बहुत आता है कि व्यवहारवाद के प्रणेता कौन थे। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये जे.बी. वाटसन थे। जे.बी. वाटसन वही जे.बी. वाटसन है जिन्होंने अपने बेटे अल्बर्ट पर एक प्रयोग किया था, और वह प्रयोग जो कि पावलो के प्रयोग से मिलता जुलता था, उसके प्रयोग की काफ़ी हद तक ये कहो कि उसका समर्थन करने वाला एक प्रयोग था। इन्होंने अपने बच्चे अल्बर्ट, जो कि इनके पालतू खरगोश से बहुत खेलता था, इन्होंने देखा कि बच्चे को खरगोश बड़ा पसंद है। ये क्या करते थे कि इन्होंने देखा कि जैसे ही बच्चा खरगोश पर हाथ फिराता, ये चुपके से कहीं से छिपकर डरावनी आवाज़ें निकाल देते। बच्चा उसको छोड़ देता, कहीं ये तो नहीं निकाल रहा, कोई आवाज़ नहीं। लेकिन जैसे ही वो दोबारा पकड़ के हाथ फिराता
ये फिर वही आवाज़ निकालते। तो जब ऐसा 2-4 बार होता तो धीरे धीरे बच्चे को एहसास हो जाता कि मेरे छूने से आवाज़ निकलती हैं, अर्थात डरावना एक खरगोश ही है, और वह उस खरगोश से, उस प्यारे से खरगोश से दूर भागने लगता है। इस प्रकार की थ्योरी वाटसन ने दी थी, ये वही वाटसन थे। अर्थात इन्होंने कहा देखिए ये तो मेरा पुत्र है, लेकिन फिर भी इसके वातावरण में मैंने जैसे परिवर्तन चाहे, मैंने जैसा इसको बनाना चाहा, इसके अंदर डर पैदा करना चाहा, तो हो गया। इसके एजुकेशन में ये उपयोग भी है कि हम बच्चों की आदतों का निर्माण पावलों के प्रयोग से और उनके प्रयोग से कर सकते हैं। तो इन्होंने व्यवहारवाद को, व्यवहार में वातावरण को बहुत महत्व दिया, व्यवहारवाद में वातावरण को बहुत महत्व दिया गया। इसके सापेक्ष जीव को, अर्थात जो आपका आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता को महत्व नहीं दिया गया। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आनुवांशिकता के स्थान पर वातावरण को महत्व, इस समय आनुवांशिकता के स्थान पर वातावरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। इन्होंने कहा जो कुछ भी है वातावरण है, जैसे वातावरण में कोई रहेगा वैसे ही वह बनेगा, अर्थात जैसे ही खाए अन्न वैसे ही बने मन, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, ये इनका ऐसा मानना था और इसी आधार पर ये आगे बढ़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट हम इसको जो देखते हैं कि एक इसके जो समर्थक मनोवैज्ञानिक थे, समर्थक मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे, तो इस श्रेणी में विलियम मैकडूगल, क्लार्क हल, स्किनर, पावलोव, टालमैन, मैक्समियर, वुडवर्थ, ये इसके समर्थक मनोवैज्ञानिक थे। वुडवर्थ ने तो बाकायदा एक परिभाषा भी दी थी, हालांकि आप कहोगे थार्नडाइक भी इस श्रेणी में आएगा, तो हाँ थार्नडाइक ने भी बाद में व्यवहारवाद का समर्थन किया, लेकिन मूल रूप से थार्नडाइक प्रकारवादी थे। तो वुडवर्थ ने तो बताया था कि पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, आज व्यवहार को संजोए हुए है, यह आज व्यवहार की मान्यता रखता है। तो ये वुडवर्थ ने परिभाषा दी है, मैंने पिछली वीडियो में इसको पढ़ाया भी है। तो फिर इसके बाद जो बर्सन थे, इनकी भी एक कथन बड़ा फेमस रहा है, और वह कथन था कि आप मुझे एक दर्जन शिशु दे दीजिए, आप उन्हें जो कहोगे, आप शिक्षक, अभियंता, इंजीनियर, इसके साथ वास्तुकार, और यहाँ तक कि आप कहो कि चोर, तो मैं चोर भी बना सकता हूँ। तो ये कथन उनका काफ़ी फेमस था। हालांकि इसकी जगह पे जो पूछा जाता है वो कथन दूसरा होता है, और उस कथन में सीधे सीधे लिख के देता है एग्जामिनर कि मुझे बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वह बना सकता हूँ, मुझे बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो जब इतने सारे नाम लिए, इसकी जगह पे वह कुछ भी शब्द का प्रयोग कर लेता है। तो ये मेरे लिखने की बात नहीं रहेगी, ये आप लोग याद रखिए कि आप मुझे बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। और इसके लिए मैं ट्रिक भी, जो ऑफलाइन क्लास में मैंने उसमें ट्रिक भी इसकी पढ़ाई हुई थी कि वाटसन तो कुछ भी बना सकता है, पर फ्राइड को 4-5 वर्ष लगते हैं। पूरी एक कविता टाइप में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो लोग पिछले क्लास में लिए हैं ऑफलाइन उनको पता होगा। तो उसी से कि वाटसन तो कुछ भी बना सकता है, उसे बालक दे दूं कुछ भी बना सकता है। और फ्राइड को 4-5 वर्ष लगते हैं, वो इसलिए क्योंकि फ्राइड की जो कथन है वो ये रहता है कि जिसको जो बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्ष में बन जाता है। तो इसलिए कथनों के लिए मैं ट्रिक का भी प्रयोग करता हूं। लेकिन फिलहाल जो समर्थक मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में जान लीजिए। मैकडूगल, हल, स्किनर, पावलोव, टालमैन, मैक्समियर। मैकडूगल वही हैं जिन्होंने सबसे पहले 1905-6 के दौरान आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग, सबसे पहले व्यवहार शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। हल, क्लार्क हल, इन्होंने प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। स्किनर, इन्होंने कौन सा दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया।
पावलोव, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन दिया, इन्होंने चिन्ह अधिगम दिया, और इस प्रकार से अन्य मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये सब व्यवहारवाद के समर्थक हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जो वाटसन महोदय हैं, उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, पुस्तकें इन लोगों ने भी लिखी हैं, लेकिन इन सबको मैं इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा, तो इस दौरान इन सभी की पुस्तकों का वर्णन होगा। हम मैकडूगल की पुस्तक आप याद रख सकते हैं, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में कहेंगे मनोविज्ञान की अवधारणा। इसका नाम क्या है? मनोविज्ञान की अवधारणा। कहो तो लिख दें, मनोविज्ञान की अवधारणा, ये इनकी पुस्तक हो गई है। दूसरा, जो वाटसन थे उनने भी 3 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1914 में। इसका नाम था व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। दूसरी पुस्तक इनकी आई 1919 में, नाम था मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। मतलब जहां भी इनकी किताब आई, व्यवहार शब्द का इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। और तीसरी और महत्वपूर्ण पुस्तक थी 1924 में प्रकाशित हुई, और इसका नाम था व्यवहारवाद। तो ये थे अभी जो व्यवहारवाद में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा जो वाद रहेगा, नेक्स्ट जो संप्रदाय रहेगा, वो रहेगा समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद। उसमें क्या होता है, देखिए इसी के साथ साथ चूंकि बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा था, तो एक तरफ व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई और एक तरफ दूसरे लोग आ गए। व्यवहारवादी थे जो मानते थे एशार थ्योरी को। एशार, स्टिमुलस रिएक्शन, मतलब क्या? उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया। तो जब उद्दीपक और अनुक्रिया मतलब एकदम मशीनी, ये लोग मशीनी क्रिया, ये सीखने को एकदम मशीनी क्रिया मानते थे। जबकि इसके उलट इसका एक विरोधी संप्रदाय पैदा हुआ जो काम करता था SOR, अर्थात ये कहते थे कि उद्दीपक और अनुक्रिया ही सब कुछ नहीं है, उसके सापेक्ष जीव की इच्छा भी है। तो ऐसे लोग संज्ञानवाद की तरफ चले गए, गेस्टाल्टवादी कहलाए। तो ऐसे भी लोग हैं, इनको हम इसको मिटाने के बाद अभी पढ़ने वाले हैं। भाई ये एसआर है, मतलब ये उद्दीपक और अनुक्रिया है। SOR है, ये उद्दीपक जीव और अनुक्रिया है, अर्थात जीव की इच्छा है। अर्थात जो जीव अगर नहीं चाहेगा तो फिर वैसा नहीं होगा। इसके लिए जैसे एक मैं उदाहरण दे दूं, जैसे मान लो थांडाइक का या स्किनर का प्रयोग ले लो। उन्होंने कहा चूहा भूखा था, उसने क्रिया करी और वो खटका खोलने में समर्थ हो गया, खाना आ गया। भाई उनने कहा पहले से ही चूहे बिल्ली को खिला दीजिए भरपेट। जब वो खा के बैठ गए, अब भूखी नहीं लगी, उन क्रिया करेंगे नहीं। बात सीधी सीधी है ना, अर्थात जीव की इच्छा ही नहीं है क्रिया करने की। खूब भोजन सामने पड़ा है लेकिन उसको कोई इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए जीव की इच्छा महत्वपूर्ण है, ऐसा माना गेस्टाल्टवादियों ने। और उन्होंने व्यवहारवाद के विरोध में अपना संप्रदाय प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने व्यवहारवाद मतलब व्यवहार को भी शामिल किया और मानसिक स्थिति या चेतना को भी शामिल किया। तो एक मिक्सअप शामिल किया, उसको कहा जाता है गेस्टाल्टवाद, या उसी को कहा जाता है समग्रवाद, उसी को कहा जाता है अवयवीवाद, जो कि इसका नेक्स्ट हमारा संप्रदाय है। देखिए जो नेक्स्ट संप्रदाय हमारा है वह है समग्रवाद, या इसी को कहते हैं संज्ञानवाद, इसी को कहते हैं गेस्टाल्टवाद, इसी को कहते हैं अवयवीवाद। तो समग्रवाद तो स्पष्ट दिख रहा है, समग्र मतलब संपूर्णतावादी है। दूसरा बात संज्ञानवाद मतलब नॉलेज का बहुत यूज होने वाला है। संज्ञान मतलब ज्ञान से, अर्थात यहाँ पे नॉलेज ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान कहाँ से आता है? बुद्धि का। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इसमें बुद्धि को बड़ा महत्व दिया जाएगा, बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा, बुद्धि को दिया जाएगा, मनन को दिया जाएगा, सोच को दिया जाएगा। बुद्धि, मनन, सोच, विचारधारा को महत्व दिया जाएगा। एक और शब्द है गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्ट का तात्पर्य भी संपूर्णता से ही होता है, लेकिन यह शब्द कहां से लिया गया? ये कहां से बना? गेस्टाल्ट से बना। गेस्टाल्ट कहां का शब्द है? जर्मन शब्द है। कहां का शब्द है? ये जर्मन शब्द है। आप कहेंगे भाई जर्मन शब्द क्यों?
या हम कैसे याद रखेंगे ये जर्मन? क्योंकि इस संप्रदाय के जो प्रणेता थे, इसके जो नेता थे, वह जर्मनी के थे। जो इसको मानने वाले लोग थे वो कहाँ के लोग थे? वह जर्मनी के लोग थे। इन्होंने बुद्धि पर सबसे अधिक बल दिया। मैंने अभी बताया था ना कि व्यवहारवादी मानते थे एसआर थ्योरीज को और ये मानते थे एसओआर को। एसओआर को मानते थे, मतलब ये जीव की इच्छा, उसकी बुद्धि को बड़ा महत्व देते थे। दूसरी चीज जो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये लोग जो अवयवी शब्द है ये क्या है? देखिए, एक शब्द होता है अवयव। अवयव गणित में होता है अवयव, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होता है कोई इंडिविजुअल पदार्थ, मतलब एक यूनिट उसका, वो हो गया अवयव, मतलब किसी चीज का हिस्सा। और अवयवी इसका जो शब्द है उसका तात्पर्य होता है संपूर्णता से। अवयव मतलब एक हिस्सा और अवयवी मतलब संपूर्ण। तो अवयवीवाद मतलब संपूर्णवाद या पूर्णवाद। अर्थात जब हम किसी क्रिया को सीखते हैं तो पहले हम उन परिस्थितियों का पूर्णाकार में निरीक्षण करते हैं, समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हैं, फिर हमारी दिमाग में एक बत्ती जलती है। जैसे मेंटोस का एक प्रचार आता था ना कि मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, तो ऐसा ही इनने माना कि पहले हम ऐसे बैठे रहेंगे, जब ऐसे बैठे रहेंगे फिर हम सारी चीजों पर नजर फेंकेंगे, देखेंगे। जैसा कि कोयलर का प्रयोग है, वो बताते हैं कि छत से केले लटके हुए हैं, चिंपैंजी कुछ उछल रहे हैं, एक चिंपैंजी सुल्तान है, वो यूं बैठ के देख रहा है कि भाई ये लोग नहीं पहुंच पा रहे, मैं कैसे पहुंचूंगा। वह देखता है, बैठा रहता है। वो देखता है कोने में एक बक्सा भी रखा है, सोचता है इसका क्या, रखा रहने दो, थोड़ी देर कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग की बत्ती जली, और जब दिमाग की बत्ती जली तो बक्सा खींच के लाया। जब बक्सा खींच के लाया तो क्या किया उसने? कहा अच्छा ठीक है। पहले मन में सोचा, देखो पहले एकदम से एक्टिवेट नहीं किया चीजों को। उसने सोचा मैं बक्सा लाऊंगा, बक्से को छत अपने सिर पे रखूंगा, जब अपने सिर पे रखूंगा तो मैं बक्सा उठा के केलों को छू लूंगा। लेकिन फिर उसका दिमाग चला होगा, भाई बक्से से केले तो छू लूंगा लेकिन मुझे मिलेंगे कैसे? ये बात तो, बक्सा तो तोड़ेगा नहीं। फिर उसका फिर थोड़ा सा दिमाग एक्टिवेट हुआ होगा, फिर उसकी बुद्धि का उपयोग हुआ, अरे बस तो बक्से को नीचे रखेंगे भाई, बक्से को नीचे रखेंगे, उसके ऊपर चिंपैंजी जाएंगे और फिर हाथ से केला तोड़ के और गप से खा लेंगे और काम हो जाएगा। तो ये जो सोच आई, ये आई बुद्धि की वजह से। यह है अधिगम उन्हीं जीवों में हो सकता है, जैसे मनुष्यों में, चिंपैंजियों में ही होना संभव होता है, जिनके अंदर बुद्धि कुछ मात्रा में पाई जाती है। इसलिए इसका प्रयोग चिंपैंजी पर किया गया। जबकि व्यवहारवाद में जो व्यवहार से जो सीखने की क्रिया होती है वह बुद्धिहीन जानवरों में भी हो सकती है। तो इसलिए अपना अपना सभी का महत्व है, लेकिन ये उसके अगेंस्ट आया था और ये भी सन 1912 ईस्वी में आ गया था। जहां तक इसके मानने की बात है, किस प्रकार की इसकी संरचना थी, तो सीधे सीधे इन लोगों ने महत्व कहां दिया था? इनने महत्व दिया था कि चेतना और दूसरा व्यवहार। उन्होंने कहा जब चेतना को भी हम महत्व देंगे और व्यवहार को भी महत्व देंगे, और जब दोनों को महत्व जहां दिया जाता है वह कहलाता है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद चेतना का मतलब मानसिक क्रिया। चेतना का तात्पर्य मानसिक क्रिया, संवेदना, चेतना, वही बात हो गई ना। मनोविज्ञान, देखिए मनोविज्ञान को चेतना व व्यवहार दोनों का विज्ञान मानने का काम कौन सा संप्रदाय करता है? अगर ये प्रश्न उठता है, मनोविज्ञान को चेतना और व्यवहार दोनों का विज्ञान मानने का कार्य कौन सा संप्रदाय करता है, अगर कभी इस प्रकार का प्रश्न आपके लिए आ जाए तो वह होता है आपका समग्रवाद या संज्ञानवाद। दूसरी एक चीज आप इसमें देखते हो कि जो भी जीव इससे सीखता है पहले संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करता है, फिर उसके बाद वह उस विशेष परिस्थिति की तरफ जाता है जो उसे सीखनी होती है, जो कार्य उसे करना होता है। इसलिए पूर्णाकार की पहले बात होती है, फिर अंश की बात होती है। इसलिए यहाँ पे पूर्ण से
अंश जो शिक्षण सूत्र है, अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है, इसका बहुत अच्छे से प्रयोग होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, इसके प्रणेता कौन है, इसकी तो चर्चा ही नहीं हुई अभी तक। तो इसके प्रणेता, जो इसके बॉस हैं, जो इसके नेता हैं, वो पहला नाम मैं लिखूंगा, वह है मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर, ये हैं इसके प्रणेता। अगर कभी मैक्स वर्दीमर नहीं आता तो इसके समर्थक भी हैं, और वह हैं वोल्फ गैंग कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर। तीसरे इसके समर्थक हैं कुर्ट कोफका। चौथे इसके समर्थक हैं कुर्ट लेविन। ये चार इसके प्रमुख समर्थक हैं, जिसमें से चौथे व्यक्ति कुर्ट लेविन बाद में अमेरिका चले गए और उन्होंने यहाँ पर इस खोज को, इस बात को आगे बढ़ाया और एक नया संप्रदाय दिया, जिसको हम क्षेत्र संप्रदाय कहते हैं या फील्ड थ्योरी कहते हैं। अब ये भी संप्रदाय आपका हो गया। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, हालांकि इनके प्रयोग बीच में रहेंगे, और वो मैं अलग से आपको अधिगम वाली क्लासों में डिटेल से पढ़ाऊंगा, ट्रिकी ढंग से पढ़ाऊंगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजी, मेरी गारंटी है कि साइकोलॉजी आप लोगों को बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं, इसकी क्लासेस के साथ पढ़ते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि साइकोलॉजी में आपके 30 में 30 नंबर आएंगे। नेक्स्ट जो एक और संप्रदाय है, जिसको हम मानवतावादी संप्रदाय कहते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। मानवतावादी संप्रदाय की मानवता देखिए, मानवतावादी संप्रदाय की जहां तक बात है, तो मानवतावादी या इसी को आशावादी, इसी को मांग का सिद्धांत, इसी को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं, लेकिन संप्रदाय है ये मानवतावादी। मानवतावादी क्यों? क्योंकि जितनी भी आवश्यकताएं, जितनी भी आशाएं होती हैं, वो सब की सब मानवों को होती हैं। जानवरों के अंदर कोई ना आशा होती है, ना उनकी कोई खास ऐसी मतलब उनके अंदर ये नहीं होती कि वो किसी से आशा करते हैं। तो अक्सर ये गुण किसमें होता है? मानवों में। इसलिए इसको कहा जाता है मानवतावादी संप्रदाय। और इसके प्रणेता कौन है? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो इसके प्रणेता हैं, जिसको कहा जाता है मानवतावादी संप्रदाय या आशावादी संप्रदाय। तो हम ऐसा भी कहते हैं कि अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी या आशावाद का जनक कहा जाता है। इसमें एक शब्द और लिख देता हूं मैं, आशावाद का जनक। देखिए, कौन है आशावाद का जनक? अब्राहम मैस्लो। मानवतावादी संप्रदाय के जनक कौन है? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो के समर्थक कौन कौन है? अब फिर समर्थक, भाई सबके समर्थक होते हैं। तो अब्राहम मैस्लो के जो समर्थक हैं, एक हैं कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स, इनका मैं अलग से आपका अधिगम में पढ़ाऊंगा, और वो है इनका अनुभवजन सिद्धांत। इनका क्या है? अनुभवजन सिद्धांत। दूसरे हैं आलपोर्ट। आलपोर्ट के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इस संप्रदाय के समर्थक थे। कौन कौन से? कार्ल रोजर्स और आलपोर्ट महोदय। इसमें अगर हम कोई सिद्धांत की बात करेंगे, चूंकि जो अब्राहम मैस्लो हैं, जो अब्राहम मैस्लो हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसको मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। मांग या आवश्यकता का
सिद्धांत, ये दिया है आपके अब्राहम मैस्लो महोदय ने। इन्होंने बताया कि मनुष्य की 5 मूलभूत मांग होती हैं और वो एक निश्चित क्रम में होती हैं, उनका एक निश्चित सीरियल क्रम होता है, उसमें एक क्रमबद्धता होती है, उसका क्रम निर्धारण भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो देखिए वो कौन कौन सी 5 मांगे हैं जो इन्होंने दिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। 5 मांगों को उन्होंने एक ट्रायंगल के तहत, एक त्रिभुज के तहत दिखाया। ऐसा इसलिए दिखाया, मन में होगा ऐसा ही क्यों बनाया भाई, ऐसे डिब्बा क्यों नहीं बना दिया गया सीधे सीधे। इनका तात्पर्य है कि जो सबसे नीचे की मांग होती है वो सबसे ज्यादा लोगों की होती है। जैसे जैसे ऊपर होते जाते हैं ये डिमांड, ये मांग ये कम होती जाती है। उसी को उन्होंने बताने के लिए इसको एक त्रिभुज का रूप दिया। देखिए कैसे, जो पहली मांग होती है ये, इसमें होती है भूख प्यास नींद आदि। मतलब ऐसी मांग है जो शरीर को के लिए बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इनको शारीरिक या दैहिक बोलते हैं, दैहिक मांग, शारीरिक या दैहिक मांग बोलते हैं। किनको? भूख प्यास, और जितनी भी भूख प्यास नींद और भी जो बिल्कुल जानवरों जैसी जो डिमांडें होती हैं, जो जरूरी नहीं मनुष्य जानवर में जो चीजें भेद नहीं करती, वो सभी की सभी शारीरिक मांगें कहाँ जाती हैं? इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। सीधी सी बात है, आज हम भूखे हैं तो पहले तो भूख मतलब खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, फिर सोने को मिल जाए। जब ये सब हम कर लेंगे फिर हमें याद आएगी कि भाई जैसे हम अच्छे भूखे अच्छे थके हैं, पहले खाना खाया पानी पिया फिर सो गए। जब हम जगे तब हमें ध्यान आया, अरे ऐसी जगह जंगल में सो गए, शेर आ जाता तो क्या होता। मतलब पहली ये मांगे महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए। जब ये पूरी हो जाएं तो दूसरे नंबर पर व्यक्ति विचार करता है सुरक्षा संबंधी, सुरक्षा की मांग, मतलब ये सेकेंडरी हो जाती है दूसरे नंबर। फिर वो सोचता है मैं सुरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित भी हो गया, वही गुफा में रह गया। फिर उसके मन में मैं अकेला क्या करूंगा, वही पड़ा मैं तो बोर हो रहा हूँ, मुझे तो बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे लॉकडाउन में लोगों को गुफाओं में बंद कर दिया, लोग कितने परेशान हो गए, रहे नहीं, इकट्ठे हुए बिना माने नहीं, और किसी भी प्रकार से अपने मित्रों की तरफ दौड़े चले गए। मतलब तीसरी जो डिमांड होती है, देखिए शुरुआत में सबको लगा जान बचानी है, खाओ पियो सो जाओ, फिर घर में रहो सुरक्षित रहो, तो सुरक्षा की कोशिश की। देखिए जब छक गए, सुरक्षा हो गई, अब लगा कि अरे इससे कुछ नहीं होगा कोरोना आदि से, क्या करेंगे? अरे भाई मुझे मेरे मित्रों से मिलना बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो फिर क्या करेंगे? तो तीसरे नंबर पर व्यक्ति सोचता है कि मेरी समाज में जाना चाहिए, मतलब उसकी तीसरी मांग होती है सामाजिक मांग, मित्र रिश्तेदार और भी लोग, सामाजिक मांग। समाज भी मिल गया। जब समाज में व्यक्ति मिल जाता है, पहुंच जाता है समाज में, तो उसकी एक बहुत ज़्यादा एक डिमांड होती है, हर व्यक्ति की एक मन स्थिति होती है, हर व्यक्ति की एक उम्मीद होती है। उसको लगने लगता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, सोसाइटी का प्रत्येक व्यक्ति मुझे सम्मान दे, बड़ा भी सम्मान दे छोटा भी सम्मान दे, सब लोग मुझे सम्मान की नज़र से देखें। तो जो अगली मांग होती है, जो चौथी मांग होती है, वो होती है सम्मान की मांग। सम्मान भी मिल गया, मतलब कोई नेता बन गया, अब उसको सब लोग 24 घंटे भैया जी कह रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं। देखिए फिर भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही, फिर भी वो परेशान है, अब तो उसको शांति नहीं मिल रही है, ये तो सब मोह माया है, सब बेकार है। धीरे धीरे उससे मोह भंग होने लगा। तो जब इससे भी मोह भंग होने लगा, मतलब वह क्या चाहता है? सबसे लास्ट होती है, सबसे उच्च स्तरीय होती है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति की मांग। ये क्या होता है भाई? वही मानसिक शांति चाहिए, मुझे तो एकदम परमात्मा में लीन होना है, मैं ये सब मोह माया है, मतलब ब्रह्म को पहचानने की कोशिश करना। और अब्राहम मैस्लो ने बताया कि यहाँ तक 95% 95% लोग यहाँ तक निपट जाते हैं। जो 5% लोग होते हैं
वो जाके आत्मानुभूति की मांग तक पहुंचते हैं। मतलब समाज के बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंचते हैं जो हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी होती है, क्रम याद रखना पड़ता है कि पहली मांग कौन सी होती है। तो पहली होती है दैहिक या शारीरिक मांग, दूसरी मांग कौन सी होती है सुरक्षा संबंधी मांग, तीसरी मांग कौन सी होती है सामाजिक मांग, चौथी मांग कौन सी होती है सम्मान की मांग, और पांचवी मांग कौन सी होती है आत्मानुभूति की मांग, या वही आत्मा और परमात्मा के मिलन करवाने की मांग। ऐसी 5 मांगें उन्होंने बताई। इनको और एक प्रकार से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इनको 3 हिस्से में बनाए। ये है निम्न स्तरीय मांगे, ये 2 हैं मध्य स्तरीय, ये कौन सी हैं उच्च स्तरीय। इस रूप में भी इनको बांटा गया। पहली 2 मांगें निम्न स्तरीय मांग होती हैं, बीच की 2 मांगें मध्य स्तरीय मांग होती हैं, और सबसे ऊपर की मांग उच्च स्तरीय मांग होती है। एक प्रकार से इसका और क्लासिफिकेशन किया गया है। उन्होंने जो निम्न स्तरीय मांगे हैं, निम्न स्तरीय मांगों को व्यक्तिगत मांग भी कहा है। व्यक्तिगत मांग, निम्न स्तरीय मांग को क्या कहा उन्होंने व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत मांग। मध्य स्तरीय को कहा सामाजिक, उच्च स्तरीय को क्या कहा बौद्धिक, तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो मांग का जो सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने 5 प्रमुख मांगें बताई थी, उन मांगों को 3 स्तरों में विभाजित किया। एक तरीके से बताया कि निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय। दूसरे प्रकार से उसी का क्लासिफिकेशन हुआ व्यक्तिगत, सामाजिक और बौद्धिक। तो ये जो सिद्धांत था, मांग का सिद्धांत था, अब्राहम मैस्लो का था। बहुत अच्छे से इसको याद रखना बच्चों। तीसरी चीज जिसमें हमें ध्यान रखना है कि मानवतावादी संप्रदाय के जनक या उसके प्रणेता कौन थे, तो वह थे अब्राहम मैस्लो। इसके समर्थक कौन थे, कार्ल रोजर्स और आल्पोर्ट महोदय। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।